नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते ही हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। हरियाणा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में की गई कटौती को अशोक तंवर ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल न कर बहुत गलत किया गया है। रतन लाल कटारिया को हटाकर सोचा था कि सुनीता दुग्गल को शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। भाजपा के साथ मिलकर लोग सांठ-गांठ की राजनीति करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा कारण बताए कि मंत्रिमंडल में हरियाणा को क्यों कमजोर कर दिया। जो मंत्री हटाए गए हैं और जो नहीं बन पाए हैं, उन्हें बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। विपक्ष तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन भाजपा के वो लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे, वे और नग्न हो जाएं। 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज आपसे इंटरेक्शन और चर्चा करने के लिए मैं और हमारे अपना भारत मोर्चा के साथी आए हैं। सबसे पहले तो कल केंद्रीय मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार भी हुआ, उसमें बहुत से लोग हटाए गए, 12 लोग हटे और 36 लोग नए उसमें शामिल हुए। लेकिन एक तरफ दुर्भाग्य की बात भी है और दूसरी बात जो हरियाणा की जनता महसूस करती है, उस बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी ने सपोर्ट भी किया उसको। दुर्भाग्य की बात यह है कि हरियाणा से बढ़ोतरी के बजाय जो मंत्रिमंडल है उसमें कटौती हुई। अब क्या परफॉर्मेंस उन्होंने उनकी देखनी थी, राज्य मंत्री की क्या परफॉर्मेंस होती है, कितनी होती है, ये आप सबको भी पता है। इस देश के अंदर अम्बाला से जो सांसद थे, मंत्री थे, उनको बेचारे को हटा दिया गया और जिनको लेने की बात चल रही थी, चाहे वो हमारे, अब इन्होंने कहा कि जी हम टेक्नोक्रेट्स को लेके आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को लेके आ रहे हैं, जो इस देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, प्रशासनिक सेवाओं का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, और जिन्होंने वो ऑल इंडिया 9th रैंक के रूप में टॉप किया था और जिनको नौकरी छुड़वा करके, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे भाई विजेंद्र जी की बात यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि ऐसा लगता था कि उनको लेंगे। अब वो पता नहीं खट्टर साहब खाना खा के वहाँ पर कटवा के आ गए या क्या मामला है। ये वैसा ही हुआ जैसे पहले कांग्रेस के समय में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ हुआ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ब्राइट ऑफिसर जिनका लंबा कैरियर था, उनको पहले वो ज्वाइन करवाया और फिर जा कर के उनको परफॉर्म करने के लिए जो मंच मिलना चाहिए, मौके मिलने चाहिए, और ये कह रहे हैं कि जी हम तो बहुत डिफरेंट तरह की पार्टी है। क्या डिफरेंट है भाई? आप जिनके ऊपर केस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और चोरी जारी तमाम तरह के, गलत लोगों को तो आप कैबिनेट में बना रहे हो और ठीक लोगों को नहीं बना रहे। बहरहाल ये उनका आंतरिक मामला है, मैं फिर भी लेकिन हरियाणा से जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी चर्चा करी। हमें लगता था कि चलो कटारिया साहब को हटाएंगे तो हमारी सिरसा जो बहन है सुनीता दुग्गल जी, उनको मौका मिलेगा। उनके साथ भी यही किया और किसी को भी, जो भी और सांसद था वो भी नहीं, ना किसी का एलिवेशन हुआ। बहुत से लोग एलिवेशन के चक्कर में दूसरी पार्टियों में गए थे कि वहाँ जा कर के हमें मौका मिलेगा, हमें कैबिनेट मिलेगी, लेकिन वैसा भी देखने को नहीं आया। और खुशी की बात यह है कि मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, पिछले 5 साल जब हम विपक्ष में थे और विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, कि सांसदों ने, वैसे तो ना तो सांसदों ने यहाँ पर कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम किया, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट इस हरियाणा के अंदर आए, और ना ही उन्होंने संगठन में, जब पिछले बार संगठन बना था भारतीय जनता पार्टी का, केंद्रीय संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी हरियाणा को पूरी तरीके से नदारद रखा। और आज फिर दोबारा ये करके ये साबित कर दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हों, उनके दूसरे वो हों या संगठन में भी है, उनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का कोई विश्वास नहीं, निकम्मे करार हैं। अब हरियाणा क्यों झेल रहा है उसके ऊपर तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, वो आप खुद जानते हैं, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लोग साठगांठ की राजनीति करते हैं और हो सकता है उन्हीं का ही दोबारा इसमें रोल हो, क्योंकि दूसरी पार्टियों में जब सेटिंग होती है तो फिर वो पूरा इन्फ्लुएंस भी करते हैं। फरीदाबाद में भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आम लोगों में काफी ज्यादा रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि उनका दिल दुखता है जब पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए पहुंचते हैं और उन्हें पता लगता है कि आज फिर से तेल पर पैसे बढ़े हैं। दिखाई दे रहा ये नजारा है पेट्रोल पंप का, जहां पर अपने वाहनों में तेल भरवाने के लिए पहुंचे लोगों में अपना दुख कुछ इस तरह बयां किया गया कि उनकी बातों से उनका दर्द। उनका कहना है कि लगातार तेल में बढ़ोतरी, गैस के दामों में बढ़ोतरी से उनका हाल बेहाल हो गया है। उन्होंने अब पूछना ही छोड़ दिया कि क्या रेट बढ़ा है। अपने दर्द की बात वो बयान नहीं कर सकते हैं। पहले जब कांग्रेस के समय में तेल पर दाम बढ़ते थे तो बीजेपी वाले हल्ला करते थे, लेकिन अब कोई नहीं बोलता। ये सर गरीब आदमी, आम जनता पे बोझ है। अब इसका सामना हम कर रहे हैं, अब कैसे कर रहे हैं ये तो हमारा मन नहीं जानता है। अब कितना चल रहा है तेल? क्या कितना तेल का दाम? अब 101 रुपये है। 101 रुपये लीटर। महीने की अगर बात की जाए तो कितना बढ़ जाता है महीने में? महीने में अब अगर पहले जैसा रेट होता तो हमें 3-4 लीटर फालतू ही मिलता। अच्छा। अब लेकिन हमें लॉस ही हो रहा है। बढ़ने से कितना प्रभाव पड़ रहा है आम नागरिक पर? बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। जब भी 10 पैसे भी बढ़ते हैं तो इतना चुभता है कि इसकी मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। मतलब कहाँ से कहाँ रेट थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिस समय कांग्रेस थी तब ये क्या बोलते थे, आज ये इनके राज में डीजल और पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। अब हमारे बस की नहीं है गाड़ी चलाना। अच्छा। अब कितना तेल का रेट कितना बढ़ेगा? अब तो बहुत पैसे बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ रहे हैं पैसे। आज कितने बढ़े? जैसे आज तुमने तेल लगा कितना? आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिन पर दिन डेली पैसे बढ़ रहे हैं। आम नागरिक के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है जी। अच्छा। काफ़ी लोग परेशान हैं। और यही नहीं, डीजल पेट्रोल हर चीज़ की महंगाई किल्लत है। आप सब्जी के रेट देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। क्या मानते हैं इसके पीछे रीजन? अब जो भी हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह से टैक्स वैक्स जो भी हटा सकते हैं, पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए। तेल की डेली बढ़ रही है 14-15 पैसे। आज क्या कितना बढ़ेगा? आज 20 पैसे करो। 30 पैसे कितना चल रहा तेल का? तेल का 100 पे चल रहा है, थोड़ा 1 रुपये का कम। क्या मानते हैं आम नागरिक के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? जी 34 पैसे बढ़ रहे हैं, हर टाइम बढ़ने पर ही है, घटने में कोई चांस नहीं है। गैस का सिलेंडर है 30 रुपये बढ़े हैं महीने में। और गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ? गरीब आदमी गरीब आदमी देश छोड़ के जाना पड़ेगा, कहीं और बाहर ही जाना पड़ेगा। क्या करेंगे? इतनी महंगाई कभी भी जिंदगी में नहीं देखी। गरीब आदमी का सामना कर रहा है। पहले महंगाई, पहले बीमारी मार गई, अब ये मार। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल ने कहा कि खोरी क्षेत्र से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 जुलाई तक का समय प्रशासन के पास है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को कुछ लोगों का अनुरोध आया है कि वह अपने घरों का सामान, जिसमें ईंट, दरवाजे, खिड़कियां व अन्य कीमती सामान ले जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें अपना सामान ले जाने के लिए 1 दिन का समय और दिया जा रहा है। निगमायुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल देर साय उपायुक्त यशपाल व डीसीपी एनआईटी डॉक्टर अंशु सिंगला के साथ संयुक्त रूप से उपायुक्त कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की हर हालत में पालना की जाए। खोरी में जो कार्रवाई करनी है उसके लिए सभी अधिकारियों की अलग अलग ड्यूटीज लगाई गई हैं और कौन व्यक्ति किस काम को करेगा इस बारे में उनको डिटेल में विस्तार से समझाया गया है। तो उसी बारे में ये बैठक की गई थी। इसके अलावा अगर किसी भी विभाग को, किसी भी अधिकारी को इस बारे में किसी तरह का सुझाव कोई देना है, कोई और बात कहनी है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग ये बुलाई गई। तो क्या जल्द ही कार्रवाई हो सकती है खोरी गांव में? किसी भी वक्त उस पर कार्रवाई के लिए पूरा जिला प्रशासन, सभी लोग तैयार हैं। बतौर डीएम क्या धारा 144 भी वहाँ लगाई गई है सर? क्या धारा 144 तो पहले से ही वहाँ पर लगाई हुई है। खोरी और उसके आसपास के 200 मीटर के अंदर 5 से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा होने के ऊपर पाबंदी। सर टोटल तैयारी की बात करें, कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, कितनी एम्बुलेंस लगाई गई है, वो सब क्या कुछ तैयारियां हैं? 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे, 500 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी रहेंगी, 10 से ज्यादा एम्बुलेंसेज हैं, 20 से ज्यादा व्हीकल्स जो बसेज होंगी,
JCBs 20 से ज़्यादा होंगी और बाकी सारी डिटेल्स सब तैयार कर ली गई हैं। फायर टेंडर्स होंगे, लोगों को ले जाने के लिए और व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें। सर, लगातार खुफिया विभाग की रिपोर्ट है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, तो उसको लेकर के प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। नहीं, कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं है और ना ही कोई ऐसा हंगामा होने जा रहा है। सब लोगों को पता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, उनकी पालना देश के हर व्यक्ति को करनी है। प्रशासन उसकी पालना सुनिश्चित करवाएगा। किसी तरह का हंगामा मुझे नहीं लगता हो। सर, सवाल लोगों को रहने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट करोगे जो जिन लोगों के मकान, जिन लोगों को टेम्परेरी शेल्टर चाहिएंगे, उनको हमने कुछ जगह आइडेंटिफाई की है जहाँ पर उन लोगों को ठहरने के लिए कुछ दिन हम रखेंगे। पहली बात तो ये आपको जैसे ज्ञात होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो इसमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उस एरिया को वेकेट करने के लिए प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। चाहे लोगों को वो नोटिस देने हैं या वेकेशन के दौरान जो भी हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पुलिस की तरफ से जो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं वो है, उसमें एक नंबर 1 ये है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जो भी ऑफिशियल इस ड्राइव का हिस्सा होंगे उसके लिए पुलिस फुली प्रिपेयर्ड है। और दूसरी बात उसमें ये है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए भी हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर कोई लॉ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई ऐसा कर चुका है तो वो ऑलरेडी हमारी निगरानी में है। तो लगभग कितने पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात होंगे? ये ऑपरेशनल डिटेल्स तो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकती, पर इतना ज़रूर है कि सफिशिएंट मात्रा में और अप्रोप्रिएट रैंक सारे पोस्टेड हैं जो कि डील करेंगे। सारे मेल ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स, सब तरह की फोर्स जो टैकल करने के लिए हर तरह से ट्रेंड है, इक्विप्ड है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर आज किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता आज फतेहाबाद में एकत्र हुए और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। यहां किसानों ने अपने वाहनों से हॉर्न बजाकर शासन और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि आज महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में आग लगी हुई है। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों के कारण खाद्य सामग्री के दाम भी बढ़ रहे हैं। आज जितनी महंगाई है उतनी आज तक कभी नहीं हुई। आज ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर पूरे देश में ये जो मोदी की सरकार ने जिस रूप से तेल के दामों के अंदर 138 बार जिस रूप की वृद्धि की है, और तेल का जो रेट है वो 100 रुपये से क्रॉस कर चुका है महंगाई के खिलाफ में। और ये जो पेट्रोल के, डीजल के जो रेट बढ़े, रसोई गैस के रेट बढ़े, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उन आंकड़ों के मुताबिक मतलब मोदी की सरकार ने पिछले 1 साल में जितना टैक्स इसमें इकट्ठा किया है जीएसटी का और ये जो कॉर्पोरेट का, उससे भी ज़्यादा 5.25 लाख करोड़ रुपए अकेला पेट्रोलियम उत्पादों से ये वसूल करके न और जनता की खाल उतारी गई है। मतलब इसके विरोध के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान की जनता त्राई कर रही है। रोजगार है नहीं, महंगाई 7वें आसमान को छू चुकी है। तो इसके विरोध के अंदर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने महंगाई के खिलाफ है और बढ़े हुए तेल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के जो दाम है ये मोदी सरकार वापिस ले। और तो ये इस सवाल को लेकर आज का ये देशव्यापी कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम के तहत आप देख रहे हैं कि यहाँ फतेहाबाद के अंदर भी मतलब सैकड़ों की तादाद के अंदर गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर है, गाड़ियों को लोग कंधे के ऊपर रस्से से खींचने लग रहे हैं। तो ये सारा अपना आक्रोश प्रदर्शन करके न और मोदी सरकार की नीतियों के अपने विरोध के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो क्या ये फतेहाबाद के अंदर है या पूरे हरियाणा के अंदर है? नहीं, पूरे देश के अंदर, थ्रू आउट इंडिया ही आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर है और गांव स्तर के ऊपर भी मतलब सब जगह के ऊपर। यहाँ फतेहाबाद के अंदर भी रतिया में, टोहाना में, भट्ठू में, बुन्ना में, जाखड़ में, कुला के अंदर और गांव स्तर के ऊपर भी अनेकों जगह के ऊपर लोग अपने मतलब गांव में साधन खड़े करके ना रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि 17 जुलाई से जो ये मानसून का सत्र शुरू होगा तो हर रोज 200 लोग पार्लियामेंट पर जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग जत्थेबंदियाँ जितने भी 500 से ज़्यादा संगठन है मतलब उनके उसमें हर रोज 5 नुमाइंदे हर रोज जाएंगे उसके अंदर। और फिर भी मोदी सरकार नहीं मानती है तो फिर अगला कार्यक्रम जो भी संयुक्त मोर्चा देगा उसके अंदर सारे हम शामिल होंगे। जनता पर महंगाई का जो बोझ डाला है, अहंकार में चूर मोदी सरकार ने किसानों की आवाज, किसानों की बात पिछले 7 महीने से जो ज्यादा आंदोलनरत हैं उनकी आवाज नहीं सुन रही। देश की जनता जाग चुकी है, मोदी जी की सरकार को जागना ही पड़ेगा।
हमारी पुरजोर मांग है। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, देश भर के किसानों का आंदोलन है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं, ये देश के किसानों का आंदोलन है। और देश के किसानों की आवाज़, देश के किसानों की बात मोदी जी को मांगनी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। आज जो पेट्रोल और डीजल है वो इतना आसमान छू रहा है। देश में 200 शहरों से ज़्यादा, सभी चारों मेट्रोज में 100 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। ये पहली सरकार है जिसने किसान पर, ये पहली सरकार है जिसने किसान पर टैक्स लगाया है, जिसने किसान के ऊपर जीएसटी का बोझ डाला है, जिसने वैट लगाया है। ये पहली सरकार है जिसने पेस्टिसाइड पर, जिसने फर्टिलाइजर पर, जिसने एलपीजी पर, जिसने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया है, बाकी सब चीज़ों पर टैक्स लगाया है। तो हमारी पुरजोर मांग है कि मोदी सरकार अपने अहंकार छोड़िए, जनता की बात सुनिए, किसानों की बात सुनिए। आपको किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। पलवल जिले में पिछले 4 दिनों से तापमान फिर बढ़ने लगा है। आज जिले का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह से ही सूर्यदेव ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। उमस भरी गर्मी और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना दूभर कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। चालक साफी और तौलिए के सहारे स्वयं को लू के थपेड़ों से बचाते हुए नजर आते हैं। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए जूस और शिकंजी आदि शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। देखिए, गर्मी के महीने में ये 6 ऋतुएं होते हैं भारतवर्ष में, जिसमें एक ग्रीष्म ऋतु है। इस गर्मी के महीने में लोगों को ये चाहिए कि कम से कम घर से निकलें, ज़रूरत जब पड़े तभी घर से बाहर निकलें। क्योंकि अभी का जो समय है 45 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये तापमान है। तो इसमें गर्मी में कम निकलें, और यदि निकलते भी हैं तो कपड़ा उपड़ा जैसे गमछा वगैरह लगा करके निकलें। और पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी है, शिकंजी है या तरल पदार्थ पिएं, जिससे कि भीतर ठंडक बनी रहे। इससे क्या होगा कि रोग नहीं आएंगे, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। और जल ही जीवन है, ये जो सिद्धांत है, जल से जन्म होता है, लौ से लय होता है। तो जल का ग्रहण ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि गर्मी से बच सकें। और गर्मी में कम निकलने का कोशिश करें, ज़रूरत हो तभी घर से निकलें। क्योंकि ये गर्मी के महीने में अधिक बीमारियां आती हैं, और बीमारी से बचने के लिए लोगों को ये चाहिए कि जीवन में शांति बनाए रखने के लिए अपने ठंडे ठंडे में काम कर लेना चाहिए। इस तपती हुई धूप में नहीं निकलना चाहिए। तभी हम बच पाएंगे, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और बीमारी से बच पाएंगे। इसमें सर एक ही बचाव है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी हम जाएं बाहर या अपने घर में रहें या अपने ऑफिस में रहें, अगर बाहर निकलना ज़रूरी भी होता है तो साफे वगैरह लेकर चलें। सिर पे ढकने का काम भी आएगा, और कोरोना से बचने के लिए अपने मुंह पे भी लगाने के काम आएगा। और जो भी घर में पेय पदार्थ हो उसको पिएं। और बाहर निकलें तो अपने साथ पानी वगैरह रखें या ORS का घोल वगैरह रखें। और किसी के घर भी जाते हैं तो अगर उसके यहाँ संभव हो तो चाय के बजाय आप छाछ वगैरह लें, चाहे नींबू पानी लें, ये बहुत अच्छा रहेगा और ज़रूरी है। और तरह की परेशानी हो रही है, गर्मी लगातार बढ़ रही है। सर देखिए, गर्मी है तो अब ज़्यादा हम रहेंगे धूप में, कोई पेय पदार्थ ढंग का नहीं लेंगे तो परेशानियां तो होंगी ही होंगी। अब हम तो यही कहेंगे कि परेशानियां ना हो, परेशानियों से बचें। परेशानी होने के बाद तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। या तो हमारी कोई बात मानेगा, नहीं तो डॉक्टर की मानेगा। दो में से एक ही तो माननी पड़ेगी। गर्मी से बचाव में, गर्मी में विशेष रूप से पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी की पूर्ति के लिए हमें नींबू पानी है, छाछ है, या कैरी का पना है, या अपने पुदीना वाला पानी, शरबत जो नेचुरल हो वो लिए जा सकते हैं। पानी का ज़्यादा ध्यान रखें, भूखे ना निकलें और सोशल डिस्टेंस और ये तो जो आजकल कोविड के गाइडलाइंस हैं इनका पालन करें। ज़्यादातर घर में रहें, घर में रहेंगे तो धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पेय पदार्थ नहीं जिनकी तासीर ठंडी, अब आइस की जो चीज़ें हैं वो स्पर्श में ठंडी होती हैं लेकिन उनकी तासीर जो है गर्म होती है। तो आइस की चीज़ों को ना लेके अपने घर की चीज़ें बना में, नींबू पानी बना लो आप, कैरी का पन्ना बना लो आप, और तमाम तरह के शरबत घर पे बनाए जा सकते हैं। पुदीना का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कच्ची कैरी का पन्ना बनता है उसका इस्तेमाल करें, वो चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं।
पंचकुला में आर्थिक अपराध शाखा ने 75 लाख की ठगी मामले में आरोपी अनिल भल्ला को गिरफ्तार किया। इंस्टीट्यूट संचालक से विदेश से करोड़ों का लोन करवाने के नाम पर ठगे थे 75 लाख रुपए। आर्थिक अपराध शाखा एसएचओ राजीव मिगलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि ठगी के आरोपी अनिल भल्ला को अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपी अनिल भल्ला के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी के खिलाफ सेक्टर 5 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 120B, 420, 406 और 465 के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें आगामी तफ्तीश करते हुए आर्थिक अपराध शाखा ने सेक्टर 2 निवासी आरोपी अनिल भल्ला को गिरफ्तार कर कोर्ट में आज पेश किया। एक्यूज था FIR नंबर 94 में, उसमें एक एक्यूज को अरेस्ट किया गया। तो जी अभी कोर्ट में पेश किया, रिमांड लिया गया? 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया। सर क्या मामला था सर? उसमें लोन करवाने के नाम पर पैसे लिए गए थे। कितने करोड़ का घोटाला था सर? करोड़ों में नहीं है, 75 लाख रुपए। तो एक कोई और एक्यूज भी है इसमें? हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और प्रशासन की बार-बार बैठकों के बाद आखिरकार खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सबसे पहले ऊंचाई पर बने मकानों को तोड़ा गया और टूटे हुए मकानों के मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव के करीब 10,000 मकानों को तोड़ा जाना है, जिसकी शुरुआत आज फरीदाबाद प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सबसे पहले उन मकानों को तोड़ा गया है जो अस्थायी रूप से और पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में बने हुए थे। दो बार टूट गया। कब बनाया? जी भैया हो गए, जिससे तो बहुत दिन हो गई मैंने लाई। क्या कहना चाहोगे? अब क्या कहना चाह रहे, मेहनत की कमाई भैया आपका है। अब कोई दिख रही नहीं है तो क्या करें, सब बच्चे हमारे भटक रहे हैं, सब कुछ हो गया। अब नहीं परिवार के रहने की कोई व्यवस्था? परिवार बेटा कोई करोगे तो रहेंगे, नहीं कहाँ रहेंगे? तो कोई नहीं रहने का हमारा ठिकाना है ही नहीं, तो कहाँ रहेंगे? प्रशासन की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं मिल रही है। अभी तो हमारा टूट रहा है, मदद कोई नहीं मिल रही। प्रशासन कह रहा है जैसे सामान को लाने ले जाने के लिए। अब देखो बच्चे आएंगे जब पता पड़ेगा। कोई मदद? दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेटों में लगातार हो रहे इजाफे के चलते किसान परेशान हैं। रेटों में लगातार हो रही वृद्धि का सीधा असर खेती पर भी पड़ रहा है। अब पेट्रोल की कीमत 34 पैसे बढ़कर 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 10 पैसे बढ़कर 90 रुपए 41 पैसे हो गई है। पिछले 1 वर्ष के अंदर पेट्रोल की कीमत में लगभग 25 रुपए का उछाल आया है। हाल ही में 34 पैसे बढ़ाकर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसी के साथ डीजल की कीमत 10 पैसे बढ़ाकर 90 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। देखिए, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, डीजल से हमारे जो पानी की लागत है वो भी बढ़ रही है। फसल में जो पानी लगता है उसके में जो हमारे ट्रैक्टर हैं उसमें डीजल जो उपयोग होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है, डीजल से हर प्रकार के खातों, बीज हो, लाना हो, ले जाना हो, सब्जी को, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर हम इनकी तुलना में अगर कृषि के हमारे जो बाज़ार रेट है फसलों के, तो उसमें कोई नाम मात्र ऊँट के मुँह में जीरा बढ़े हैं। और तेल में पिछले कुछ दिनों में हमारे लगातार वृद्धि होती जा रही है। लगभग 1.5 गुना हमारे तेलों में इजाफा हुआ है। इससे आम जनजीवन जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। क्या लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से लगातार जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है? सरकार को बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। जब सरकार ये आई थी तो सरकार के नुमाइंदे, यहाँ तक कि इनके सपोर्टर भी थे, बाबा रामदेव, उनका एक मेन बयान आज भी है कि सरकार 35 रुपये लीटर का डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए। उसको देखते हुए जो जुमला इन्होंने छोड़ा था, आज देखते अगर जा रहे हैं। जबकि तुलना 2014 की क्रूड ऑयल की करें हम और आज क्रूड ऑयल की तुलना करें तो उल्टा क्रूड ऑयल मंदा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और जो हमारे देश में तेल की कीमतें वो लगातार आसमान छूती जा रही है। जबकि हमारे पड़ोसी देश हमसे ही तेल खरीद के, जैसे श्रीलंका है, कि अपने जनता को कम रेटों पे तेल मुहैया करा रहे हैं। नहीं, सरकार ने तो पल्ला झाड़ने वाली बात ये कर रखी है कि मार्केट रेट पे छोड़ रखा। अगर हम पहले रेटों के इजाफे को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तो क्रूड ऑयल सस्ता ही है ना। ये तो इन्होंने हर चीज़ को निजी क्षेत्र में ला के अपना पलटा झाड़ रहे हैं। सरकार का यही तो सबसे बड़ा फेलियर है आज जो निजीकरण इन्होंने कर रखा है।
जो कंपनियों के हवाले सब कुछ कर दिया है, तो उसमें उससे ही तो आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं किसानों पर एक तरह से दोहरी मार पड़ रही है। ज़बरदस्त दोहरी मार है। एक तरफ तो हमारी फसलों के रेट नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से ये पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्ट हो या ओवरऑल जितने भी हैं, बिना डीजल के हम खेत जोत नहीं सकते, फसल में पानी दे नहीं सकते, फसल को बाज़ार ले जा नहीं सकते, बाज़ार से बीज ला नहीं सकते, हर कदम पे तो ट्रांसपोर्ट चाहिए। किसानों को आज के समय में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है वह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण है, क्योंकि जो हमारी फसलें हैं वो जब हम ट्यूबवेल चलाते हैं या हम ट्रैक्टर चलाते हैं, जितनी भी हमारी मशीनरीज हैं जो खेती के कार्य में काम आती हैं, तो उनमें सब में या तो पेट्रोल का प्रयोग होता है या डीजल का प्रयोग होता है। और डीजल और पेट्रोल के दाम हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, जिसके कारण हम अपनी बिजाई करने में असमर्थ हैं, अपना जो सिंचाई करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जितने रेट हो गए हैं उस हिसाब से अगर हम पैदावार अपनी उत्पन्न करते हैं तो उसके बाद जब हम मार्केट में उसकी वैल्यू आंकते हैं या मार्केट में हम अपना जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं कृषि संबंधित, तो उसके रेट बहुत ही कम है उस हिसाब से। तो हम पर एक तरह से दुगनी मार पड़ रही है और जो हमारी आमदनी है वो एक गुना ही रह गई है और जो खर्चे हैं वो डबल हो गए। जिस तरह से हर एक वर्ग के लिए सरकार कुछ न कुछ करती है, किसी को फ्री में या किसी को सब्सिडी पर कोई सामान दिया जाता है, उसी तरह से हमारे जो किसान वर्ग है उसका भी कोई सरकार को ऐसा डाटा बनाना चाहिए जिसके आधार पर कृषि कार्यों के लिए सब्सिडी पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध हो पाए। देखिए, लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उससे जो किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हम फसल की बिजाई करते हैं उसकी सिंचाई करते हैं तो पानी की ज़रूरत होती है, और जो अब हम इंजन चलाते हैं डीजल से तो बहुत मार हमें पड़ती है, क्योंकि जो फसल का दाम है वो हमें पहले ही मार्केट में कम मिलता है, और जब तेल की दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी काफ़ी बोझ पड़ रहा है। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई पेट्रोल डीजलों के जो दामों में कटौती की जाए, आम आदमी पर इसका बोझ पड़ रहा है और किसान पूरी तरह से इससे प्रभावित है। किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वो हर मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलनकारी किसानों ने बढ़ती महंगाई पर सरकार को जमकर कोसा और सरकार के खिलाफ NH-19 स्थित अटोहा चौक पर जोरदार प्रदर्शन कर विरोध के नारे लगाए। किसान आंदोलन स्थल पर बैलगाड़ियों में सवार होकर आए और तीनों कृषि कानूनों को समाप्त करने को कहा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने गाड़ियों के हॉर्न भी बजाए। किसान नेताओं का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, महंगाई लगातार आसमान को छू रही है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस पर इतने दाम बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से परे हो गए हैं। किसानों की खेती भी डीजल पर निर्भर करती है। इतनी महंगाई में किसान कैसे अपनी फसलों को सींचेंगे? देखिए, ये किसानों का प्रदर्शन ही नहीं है। ये जो आंदोलन किसानों ने उठाया था, आज ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। और ये आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो किसानों का ही नहीं बल्कि आम जन का प्रदर्शन है, मजदूर का प्रदर्शन है, गरीब दबे कुचले वर्ग का प्रदर्शन है। बहुत गरीब जिनके खाने के लिए आज कल नहीं है, उन लोगों की आवाज़ उठाई है। आज हमने सरकार को संदेश दिया है कि जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल पिछड़ा वर्ग है, जो दलित तबका है, वो कहाँ से लाएगा? इतनी महंगाई है। आप डीजल देखिए, आप पेट्रोल देखिए, रसोई गैस के दाम देखिए। एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना देती है, गरीबों को मुफ्त कनेक्शन देती है, और उन गरीबों के पास आज इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने गैस सिलेंडर भरवा सके। आज हमारी महिलाओं ने सिलेंडर को सिर पर रख करके और ये आंदोलन किया है और ये संदेश दिया महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को कि हे प्रधानमंत्री, हे जो तुगलकी फरमान जारी करने वाले प्रधानमंत्री, तुमने सिलेंडर तो दे दिए लेकिन इनके लिए सब्सिडी तक आपने छीन ली हमसे। हम तो फ्री देने वाले थे, आज हमारे पास भरवाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो आज का हमारा आंदोलन है, ये हर चीज में महंगाई बढ़ चुकी। गरीब आदमी सरसों का तेल नहीं खरीद सकता, गरीब आदमी चाय पत्ती चीनी पत्ती नहीं खरीद सकता, गरीब आदमी मिट्टी का तेल तक नहीं खरीद सकता, अनाज के दाल के रेट आसमान छू रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये आम जन का प्रोडक्ट है और सरकार को चेतावनी भी है
कि या तो आप सुधर जाइए, वरना आने वाले चुनावों में ये गरीब मजदूर तबका, ये किसान मजदूर मिल करके आपको गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। देखो, जो दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल और खाद्य सामग्री के जो रेट बढ़ रहे हैं ना, इसने किसान मजदूर की कमर तोड़ने का काम किया है। पहले तो डीजल पेट्रोल 2014 में जो रेट थे उसके डबल से भी ऊपर कर दिए, 100 से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है और डीजल जो है वो 90 के पार हो चुका है। इस पे हर वर्ग के हर लोगों को इसका असर पड़ रहा है। हमने शांतिपूर्वक तरीके से आज यहाँ पे सरकार के खिलाफ ज्ञापन भी दिया और एक मोर्चा निकाला जिसमें लोगों को पता चल सके कि किसान डीजल पेट्रोल बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के रेटों में इंक्रीज हो रहे हैं, दरें रोज बढ़ जाती हैं। पहले बाबा रामदेव जी कहते थे आपको 25 रुपये लीटर डीजल चाहिए या आपको 45 रुपये चाहिए। आज बाबा रामदेव की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इस पर। पहले कहते थे काला धन लाएंगे, आज बाबा रामदेव अपनी कंपनी को बढ़ा के और सबको मार के अपनी कंपनी का, पतंजलि का और लोगों से माल खरीद के, जैसे शहद है और जितनी भी ये अपनी दवाइयाँ हैं सब पे मार्का करता है और अपनी जो कंपनी है उसको 4 गुना कर दिया। लेकिन किसान मजदूर वहीं के वहीं हैं। जो भी सरकार आती है वो किसान मजदूर को लॉलीपॉप देके चली जाती है। पंचकुला पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की ओर से एक इंस्टीट्यूट के संचालक की शिकायत पर लोन दिलवाने के नाम पर एक नटवर लाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने आरोपी को काबू किया है और आज 7 जुलाई को पुलिस ने आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया। आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि आरोपी के ऊपर और भी ऐसे केस हो सकते हैं जो लोगों से उसके द्वारा ठगी की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था और अब आरोपी से पूछताछ होगी। उसके बाद कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। दीपक कुमार है, मैं एडवाइजरी सर्विसेज का काम करता हूँ पंचकुला में पिछले 4-5 साल से। इसमें मेरे साथ अभी क्या हुआ कि एक धोखाधड़ी हो गई है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अनिल भल्ला, जो निवासी हैं पोस्ट 74 सेक्टर 2 पंचकुला के। मैं उनके संपर्क में आया करीब 2018 में। 2018 से उनके साथ में मेरा उठना बैठना हुआ। तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे संपर्क ओवरसीज अल्ट्रा HNI जो पर्सनैलिटीज हैं उनके साथ में है और मैं वहां से ECB FDI की फॉर्म में पैसे लेके आ सकता हूँ या अरेंज करवा सकता हूँ। मेरे अच्छे क्लाइंट्स हैं सभी जगह, तो मैंने 2-3-4 क्लाइंट्स को इनसे कन्विंस होने के बाद में उनके साथ में इंट्रोड्यूस कराया। इस व्यक्ति ने उनसे 1% से लेकर 2% तक फीस चार्ज की अपफ्रंट। ब्लैक लीगल डॉक्यूमेंट्स उनसे लिए, ब्लैंक साइड चेक्स लिए। चेक्स हमने जब इनको अप्रिहेंड किया कि आप चेक्स और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे USA ले जाने पड़ेंगे। USA ले जाके मैं इनको वेरीफाई करवाऊंगा कि जो आपने सिग्नेचर किए हैं वो अप्रोप्रिएट प्लेस पे हैं कि नहीं। तो इस वजह से हम इनके कॉन्फिडेंस में इनका जो लाइफस्टाइल देखा, सारा कुछ देखा और जैसे ही फाइनेंसिंग के फील्ड में है यहाँ पे, हमने इन पे ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करने के बाद में हमने इनको फीस और ब्लैंक चेक्स हमारे क्लाइंट के थ्रू इनको हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद इन्होंने उसमें क्या किया, जो भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन आई हमारे क्लाइंट के थ्रू, वो सारे जो अकाउंट्स थे वो किसी और के नाम पे एग्जिस्ट करते थे, जिसका नाम अनिल कुमार भारद्वाज है, जो हमें बाद में पता लगा। और उसमें सारा विड्रॉल इन्होंने किया। इनके मोबाइल नंबर्स वहां पे रजिस्टर्ड हैं और उसमें जो एड्रेसेस दिए हैं अकाउंट्स में वो भी फेक एड्रेस दिए, जो कि हमें बाद में पता लगा। उसके बाद इन्होंने जो ब्लैंक लीगल डॉक्यूमेंट्स थे और चेक्स थे उनको मिसयूज किया हमारे क्लाइंट्स के अगेंस्ट में, जिसके संदर्भ में मैंने एक कंप्लेंट DCP साहब पंचकुला को दिया था, जिसका नंबर 1507 PW, जो कि 14/12/2020 में रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसमें लेन देन का मामला दिखा के डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, जिसको अभी तक वो स्टैंड स्टिल वहां पे है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट से, एक अच्छी गवर्नमेंट है, इसको संज्ञान में लेके इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अथॉरिटीज से कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए और इस भल्ला को, अनिल भल्ला और जो भी इसका गैंग है, साहिल भल्ला, आकाश भल्ला, सभी इसमें लिप्त हैं, जो उसके बेटे हैं और अदर्स पार्टी भी हैं, सभी इसमें लिप्त हैं। सब पे उचित कार्रवाई की जाए और इस गैंग का भंडाफोड़ किया।
इसी के साथ हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।